अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाज़रीन, 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से जो बिलावल साहब का ट्वीट आया, उसके बाद अब मुख्तलिफ आरा जो हैं वो सामने आ रही हैं। हमने देखा कि कल ही सेनेट का इजलास तलब किया गया, जो कि आज के हवाले से था, और अब सेनेट का इजलास जारी है। और इसी के साथ साथ कौमी असम्बली का जो इजलास है वो भी तलब कर लिया गया है। जैसे सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब ने ये दावा किया था कि हुकूमत जो ड्राफ्ट है वो तैयार कर चुकी थी और पार्लियामान में पेश भी होना था, लेकिन जो बिलावल साहब का मौक़िफ़ था कि CEC के इजलास के बाद उस पर आगे बातचीत होगी, तो अब ये इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि फ़िलहाल तो वो ऐवान में पेश नहीं की जाएगी, लेकिन अगले हफ्ते जो है उस तरमीम का पेश किए जाने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। अब ख़ुद जो हुकूमत के इत्तेहादी जमातें हैं उनके अंदर से भी कुछ आवाज़ें सामने आ रही हैं। आज रज़ा रब्बानी साहब का भी एक अहम बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि जो 27वीं आईनी तरमीम है वो 18वीं तरमीम को रोल बैक करने के मुतरादिफ होगी। और इसी के साथ साथ सूबों की खुद मुख्तारी के हवाले से भी रज़ा रब्बानी साहब ने एक वाज़ेह मौक़िफ़ अपना है। अब जैसे मैंने शुरू में ज़िक्र किया कि सेनेट का इजलास आज जारी है, कौमी असम्बली का इजलास जो है वो भी कल होगा, उसमें भी मुख्तलिफ़ जमातें अपने ख़यालात का इजहार कर रही हैं। इसी के साथ साथ अब ओवरऑल अगर देखें तो हुकूमत एक तरफ मईशत के हवाले से, मईशत बेहतर होने के हवाले से दावे भी कर रही है, मुख्तलिफ जो मुआहदे हैं वो भी हो रहे हैं, लेकिन ओवरऑल बाज़ चैलेंजेस का भी जिक्र हो रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से कहा है कि वो इमरान खान साहब से के साथ मुलाकात के बाद ही अपना मौक़िफ़ जो है वो सामने रखेंगे। अलबत्ता उनकी जानिब से 27वीं जो मुजवज़ा आईनी तरमीम है उस हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया जा रहा है। मुख्तलिफ इशूज़ हैं, हम गुफ्तगू करते हैं, ख़ास तौर पर जो हुकूमत की इत्तेहादी जमात MQM है उसका क्या मौक़िफ़ है, वो कहाँ पर खड़ी है। फ़ारूक सत्तार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया फ़ारूक सत्तार साहब वक्त निकालने का। अब ये जो एक अहम पेशरफ सामने आई है 27वीं आईनी तरमीम के मामले पर, MQM कहाँ खड़ी है सर? देखिए, MQM पाकिस्तान को तो बिल्कुल साफ बात है कि अभी तक बाकायदा एतमाद में नहीं रहेगा ना, बाकायदा बैठ के हमारे 4 लोग ये जो 27वीं आईनी तरमीम मुजवज़ा तरमीम है, इसमें मतलब इसकी बुनियाद क्या है। 18th अमेंडमेंट के कुछ इख्तियारात और जो नीचे गए हैं उनको रोल बैक करना है, और इसके अलावा कोई और जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जैसी बात की उसमें बिलाल भुट्टो साहब ने, उस पर वो मतलब हमें तो कुछ पता ही नहीं है ना, तो इसलिए मेरा तो कोई बाकायदा ऑफिशियल जो है वो इस पर कोई कमेंट करना मुनासिब नहीं। हम भी कम अज कम इसमें हमारे जो सबसे बड़ा तहफ़्फ़ुज़ करिएगा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने खुद और पूरी टीम ने, एक वज़ीर ने ये हमें कमिट किया है कि 27वीं तरमीम में हमारा आईनी तरमीमी जो पैकेज है उसको भी शामिल किया जाएगा। उन्होंने हमसे ये वादा किया था, उस वक्त हमें यकीन दिलाया था, और हम उसी पर जो है वो सवाल करेंगे। बाकी बातों में तो देखेंगे, कुछ लोग पर ठीक करनी, कुछ ऊपर नीचे, तो फिर वो देख लेंगे। लेकिन फारूक सत्तार साहब, ये आपको पहले इल्म था 27वीं आईनी तरमीम का, या बिलावल साहब के ट्वीट के जरिए आपको इल्म हुआ? नहीं, हमें तो बिलावल सीधी देखे इसमें क्या मैं खामखा बात हूँ, तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जो ट्वीट किया है उसी से एक आइडिया होता है, उसी से पता चल रहा है। लेकिन अब जो 26वीं आईनी तरमीम के दौरान माहौल था, आप समझते हैं कि मखसूस नशिस्तों जो हैं वो मिलने के बाद अब हुकूमत 27वीं आईनी तरमीम के लिए ज़्यादा कम्फर्टेबल है, उनके पास नंबर्स हैं? देखिए, हुकूमत के पास एक एडवांटेज होता है कि वो उसके पास बहुत सारे जो है वो सियासी हरबे होते हैं, और पूरी आज़ाद कश्मीर की हुकूमत दे दी ना पीपल्स पार्टी को। उसके बाद तो ये जो ट्वीट आया है उस ट्वीट की चले एकेडमिक अहमियत हो सकती है, लेकिन ये भी वो चीज़ें होंगी जो शायद इस वक्त कुछ चीज़ें वो पहले ही मान गए होंगे PMLN वाले। मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी और PMLN के दरमियान तो मुझे लगता है मसला हल हो गया हो। ये मेरी छठी हिस्सा थी, मेरी सियासी हिस्सा थी। अच्छा, लेकिन फारूक सत्तार साहब, ये जो तालीम का मामला है, NFC का मामला है, इस हवाले से तो 18वीं तरमीम के हवाले से पीपल्स पार्टी का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है, तो आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी इस पर मान सकती है या समझौता कर सकती है? कश्मीर की हुकूमत आज मिल गई, हो सकता है उनको ये भी दिलासा या आसरा दिया गया कि भाई अगली हुकूमत आपकी आएगी या बिलाल भुट्टो ज़रदारी वज़ीर आज़म बन जाएंगे। मतलब ये तो सारी बातें हर जगह चलती हैं, रोती है ना। अच्छा, तो सूबाई खुद मुख्तारी का क्या लेना,
پھر تو ساری خود مختاری وزیر اعظم ہاؤس کی ہونی چاہیے. نہیں میں اس میں بھی دیکھیں لائٹر میں بات کر رہا ہوں, تو میں بہت سیریس ہو کے آپ سے بات نہیں کر رہا, میں بھی مذاق ہی اڑا رہا ہوں. جو کچھ ہو رہا ہے یہ والے مذاکرات نہیں ہو رہے, یہ مذاق ہو رہے ہیں. وہ جو پروگرام ایک ٹی وی میں آتا ہے نا کسی چینل پہ, تو میں بھی لائٹر میں گفتگو کر رہا ہوں. چلے لیکن یہ مذاکرات تو آپ کہہ رہے ہیں, لیکن یہ جو ترمیم ہے سر یہ تو بڑی سیریس ہے نا, ایک جو معاملہ ہے یہ تو بڑا سیریس ہے. دیکھیں جب سیریس ہوگی سامنے آئے گی تو اس کی سیریسنیس کا اندازہ ہوگا نا. ہم بھی سیریس, ہمارا بھی 25-30 سال کا تجربہ بھائی پارلیمان کا, اور ظاہر ہے کہ ہم نے بھی اس دشت کی سیائی کی ہے, اور آئین کے جو بنیادی اسکیم ہے وہ کیا ہے, اور اس میں جب 18ویں ترمیم ہوئی تھی تو بہت سے مرکز پسند قوتوں نے کہا تھا کہ یہ تو اسکیم چینج ہو رہی, لیکن ہو گئی, اور ایک فیڈریشن کا کانسیپٹ آیا. لیکن اصل میں جو اصل مسئلہ تھا وہ جو وسائل ہیں 4ویں قومی مالیاتی کمیشن میں, اس کو 18ویں ترمیم میں پروٹیکٹ کیا گیا نا کہ اس کو ریویو نہیں کر سکتا, یہ آگے بڑھ سکتے ہیں, یہ فارمولا رہے گا. وہ میرے خیال میں شاید آخری وقت میں اچانک یہ والی شپ ڈالی گئی تھی جس کا حیدرآباد ریزرو مجھے بھی نہیں معلوم تھا. لیکن فاروق ستار صاحب آپ کو کوئی خدشہ تو نہیں ہے, جیسے 26ویں آئینی ترمیم کے دوران آپ کو 27ویں آئینی ترمیم کا کہا گیا, اسی طرح اب آپ کو حکومت کے حوالے سے کوئی خدشہ تو نہیں کہ آپ کو 28ویں آئینی ترمیم کا کہا جائے گا کہ تب تک انتظار کریں؟ دیکھیے وہ جو ہے نا پیوستہ رہے شجر سے امید باہر رکھ, ہے نا, وہ تو اب بڑی جماعتوں کا تو یہ ہوتی رہا کہ وہ چھوٹی جماعتوں کا آسرا دیتی ہے. اب پہلے بھی پی ایم ایل ان کے پارٹنر رہے, پھر ان کو آزمایا, پھر پیپلز پارٹی کے ساتھ گئے, ایک بار پھر ایک وقت تھا, تو جب ہم نے دیکھ لیا کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ تو کوئی بیل منڈے نہیں چڑھنی, تو پھر ہم نے وہ تو ان کو تو خیر بات کہہ دیا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد پی ایم ایل این نے بھی یہ ضرورت نہیں سمجھی کہ ہمیں وہ شامل کریں, تو وہ 2013 سے 2018 بھی ویسے گزر گیا. پی ٹی آئی میں چلی گئی تھی, ہم چلتے میں نہیں جانے کے, ہم نے تو جب جانے کا تھا تو چلے گئے, جب نکلنے کا تھا تو نکل گئے, اور پی ڈی ایم میں بھی چلے گئے. تو آپ کے سامنے میں ساری باتیں, اس میں آپ پہلے جو تجزیہ کرنا ہو کر لیں, لیکن ہم اس پر ریزلٹ ضرور کریں گے کہ ہمارے آئینی ترمیم کو بھی اس کا حصہ بنایا جائے. ناظرین, فاروق ستار صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اب جو پاکستان تحریک انصاف کا موقف ہے اس حوالے سے سینیٹر حامد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے گفتگو کرتے ہیں. حامد خان صاحب بہت شکریہ وقت نکالنے کا. سر سب سے پہلے تو اب جو 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے بہت سی چیزیں سامنے آئی بھی ہیں, آپ کے نزدیک کون سے نکات ہیں جو زیادہ تر حساس ہیں جو پی ٹی آئی سمجھتی ہے؟ کسی بھی ترمیم کے ساتھ ہم نہیں ہے, ساری ترمیم آبجیکٹ کرتے ہیں. ایک تو اس لیے کہ یہ حقیقی طور پر پارلیمنٹ نہیں ہے, یہ فارم 47 کی پیداوار ہے, اس کو کوئی حق نہیں ملک کے آئین کی چھیڑ چھاڑ کرنے کا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ساری جو ترامیم آئی ہیں سامنے, تو ساری آئین کے بنیادی ڈھانچے کے خلاف ہے. اگر یہ آئینی ترامیم, اس کو آئینی ترامیم کہتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ آئین کو یہ مسخ کر چکے ہیں, اب صرف ایک ڈرامہ پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ورنہ تو اس کے پہلے بھی پچھلے سال کی 26 ترمیم کے بعد آئین کا حلیہ گزر چکا ہے. اب رہا سے اگر اس میں کچھ ہے اس کی بھی تباہی کرنے کی ہیں. لیکن حامد خان صاحب, آپ اوور آل اب نمبر گیم سر کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے پہلے بھی انہوں نے لوگوں کو اٹھا کے بچے اٹھا لیے تو کروائی نہیں تھی نا. ترمیم تو نہیں ہے دنیا میں کہیں پر اس انداز سے آئینی ترمیم نہیں ہوتی. یعنی وہ اگر جو بھی چیز ہے, یہ پارلیمنٹرین مین کو اتنا مانتا تو نہیں کہ فارم 47 کی پیداوار ہے. بہر صورت کم از کم آزادی سے اپنا ووٹ تو ڈال سکے, تو آزادی سے ووٹ بھی نہیں ڈال سکتے. 26 ترمیم میں سب نے یہ ڈرامہ دیکھ لیا, رات کے اندھیرے میں ترمیم لائی جاتی ہے, رات کے اندھیرے میں ترمیم پاس کی جاتی ہے. حالانکہ جن ممالک میں آئینی ترامیم ہوتی ہیں اور یہ جمہوری آئین, تو وہاں لمبی چوڑی ڈبیٹ رہتی ہے, عام سوشل سرکٹ میں رہتی ہے. آپ آئینی ترمیم کر رہے ہیں اور رات کے اندھیرے میں لوگوں کے بچوں کو اٹھا کر لوگوں پر ہر طرح کے پریشر ڈال کے, یہ تو ایک عجیب قسم کا ڈرامہ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں. پچھلے سال دیکھا ہے 26ویں ترمیم کی شکل میں, آج 27ویں ترمیم کی شکل میں دیکھیں گے.
लेकिन आमिर खान साहब, अब पीपल्स पार्टी ने तो 6 नवंबर को सीईसी का इजलास तलब किया है। मौलाना साहब और पीपल्स पार्टी को इन तरामीम के मामले पर आप कहाँ खड़े होते हुए देख रहे हैं? मुझे तो ये नजर आता है जो हमारा तजुर्बा है, कहते कुछ है करते कुछ है, लेकिन क्या हकीकत ये अपनी फ्री विल तो है ही नहीं, ये तो कठपुतलियां हैं। तो कठपुतलियों ने कितनी देर रेजिस्ट करना है? जब हुक्म आएगा, जैसे जो एक कठपुतली शहबाज शरीफ, उसने तो शुरू कर दी है कैंपेन और वो जाके मना रहे हैं पीपल्स पार्टी को, उनको कह रहे हैं क्या चाहिए, क्या करना है, कैसे आप मानेंगे इसके ऊपर। तो अब देखना ये है कि कितने दिन ये ड्रामा आपस में खेलेंगे और कौम की आंख में धूल झोंकेंगे और फिर ये सारा कुछ अपने इख्तिताम को पहुंचेगा। नहीं सर, मतलब आपको मौलाना साहब के हवाले से भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं? देखिए, पिछले साल इन्होंने आखिरकार हमारा साथ छोड़ दिया जी। पहले कहते रहे कि हम आपके साथ हैं, ये है वो है, हम ये नहीं बनने देंगे, हम वो नहीं बनने देंगे। आखिर में जो उन्होंने किया उससे जाहिर हुआ कि वो आखिरकार तो वहीं पर बात निकली है जहाँ से पहले कही थी हमने। अच्छा हामिद खान साहब, इससे हटके सर, अब जो अदालती अहकामात हैं, आप पीटीआई के मुताबिक उन पर भी अमल दरामद नहीं हो रहा, खान साहब के साथ मुलाकातें नहीं हो रही, आप क्या समझते हैं पीटीआई के पास मजीद कौन से सर ऑप्शंस हैं जो इस्तेमाल हो सकते हैं? देखिए, हमारा काम स्ट्रगल करना है जी। अगर ये अदालतों के अहकामात नहीं मानते, ये दुनिया की और बल्कि आइन के इच्छुकों को नहीं मानते, क्योंकि आइन ने ही कहा है कि बुनियादी हकूक है लोगों के, और वो बुनियादी हकूक पर अगर कोई अदलिया फैसला देती है उसको नहीं मानते, तो उसका तो फिर यही है कि स्ट्रगल ही हो सकती है। और वो हम कर रहे हैं कि इस मुल्क में आइन की रजिया न रखें, रूल ऑफ लॉ को ना खत्म करें, और उससे मुल्क की जो नुकसान होगा वो आपके सामने। अच्छा हामिद खान साहब, इसी के साथ साथ हाल ही में जो हमने देखा कि फवाद चौधरी साहब ने, इमरान इस्माइल साहब ने और महमूद मौलवी साहब ने मुलाकात की शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ, ये मामला सर क्या है? मुख्तलिफ बयानात तो सामने आ रहे हैं, आपके नज़दीक ये क्या मामला है? ये एस्टेब्लिशमेंट में भेजे होंगे ना, ये उनकी कठपुतलियां है। हाँ। ये तो पार्टी छोड़ के भाग चुके हैं। ये तो इन्होंने तो ये सारे जिनके नाम आपने दिए वो सारे जो कोई काम पार्टी बनाता फिर रहे थे, उसमें आपने तस्वीरें देखी तो दिखाई है हमें कि ये लोग भागे हुए, क्या इमरान इस्माइल और क्या दूसरे, तो मेरे नजदीक तो ये उन्होंने भेजे हैं। नहीं, लेकिन आप फिर क्या समझते हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब भी ऑन बोर्ड हैं? नहीं, उन्होंने तो उनके साथ हामी नहीं करी। अच्छा, लेकिन फिर आप क्या समझते हैं सर, आपको कुछ मालूमात है कि ये लोग जिनकी मुलाकात हुई है क्या पैगाम लेकर गए थे कुरैशी साहब के पास? मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन किसका लेके गए होंगे उस हद तक मुझे यकीन है। अच्छा चलें, बहुत शुक्रिया हामिद खान साहब वक्त निकालने का। नाज़रीन, हामिद खान साहब की को आपने सुनी। अब जो आइनी तरमीम के हवाले से मुख्तलिफ तजावीज़ और मुख्तलिफ आरा जो सामने आ रही हैं, उस पर हम जो आइनी माहिर हैं, कानूनी माहिर हैं, उनका भी मौक़िफ़ जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, जो सियासत के हवाले से गुफ्तगू थी वो आपने सुनी। अब जो बैनुल-अक़वामी सतह पर जो डेवलपमेंट सामने आ रही हैं, आज सदर ममलकत आसिफ अली ज़रदारी साहब का भी एक अहम बयान सामने आया कि जो इंडस वाटर्स ट्रीटी है उसको वेपनाइजेशन होने वो कामयाब नहीं होने देंगे। और इसी के साथ साथ जो हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान दिया था, उसी हवाले से हम बात करेंगे। जौहर सलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया। जौहर सलीम साहब, अब भी ज़रदारी साहब का भी एक बयान था, भारत के हवाले से भी जो बात हो रही है इंडस वाटर्स ट्रीटी के हवाले से कि वेपनाइजेशन के हवाले से जो कामयाबी है वो नहीं होने देंगे। ओवरऑल सर क्या मामला देख रहे हैं आप, वो अफगानिस्तान हो, इंडिया हो, या जो बैनुल-अक़वामी सतह पर इस वक्त डेवलपमेंट सामने आ रही हैं? जी देखिए, बिल्कुल, एक तरफ तो देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग इस वक्त जाहिर है सिचुएशन और चैलेंजिंग भी है कि एक तरफ तो पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक प्रोफाइल जो है वो बहुत ज़्यादा इस वक्त एक अपवर्ड ट्रैजेक्टरी पे है, और वो हम देख रहे हैं कि उसमें बहुत सी कामयाबियां भी हैं। बहुत से मुल्कों के साथ, जितना अमेरिका के साथ ताल्लुकात में बहुत ज़्यादा एक उनसे बेहतरी आई है। इसी तरह जो हमारे रीजन के मुल्क हैं, जितना बांग्लादेश है मिसाल के तौर पे, के साथ ताल्लुकात बहुत बेहतर हुए हैं। फिर मिडल ईस्ट में पाकिस्तान का जो रोल है वो और पहले से ज़्यादा स्ट्रेंथन हुआ है। सऊदी के साथ देखें जो डिफेंस जो एग्रीमेंट साइन हुआ है, म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट के बहुत ही जो है ना हाईएस्ट लेवल का डिफेंस कॉपरेशन
वो जो है ना उसमें उसके लिए केटर करता है, तो वो सारा कुछ है। लेकिन दूसरी तरफ चैलेंजेस जो हैं वो भी अपनी जगह पे बहुत शदीद हैं। एक तरफ ज़ाहिर है हिंदुस्तान जो है ईस्टर्न बॉर्डर्स पे, वो तो पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें वैसे ही हर वक्त की मसरूफ होते हैं, लेकिन अब उनमें थोड़ी तेजी आ गई है। वो अफगानिस्तान का कंधा इस्तेमाल करके तो पाकिस्तान को जो है ना नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन जोहर साहब, ये जो भारत के साथ अमेरिका का दिफाई मुआहदा है, इस हवाले से हम देख रहे थे कि कुछ खबरें तो ये भी आ रही थी कि ये तो एक्सटेंड हुआ है, ये 2015 या इससे भी शायद पहले का है। बिल्कुल, हाँ जी, देखिए ये मुआहदात जो उनसे बिल्कुल ये। दूसरी बात ये कि इस तरह ये तो जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने जब इस बार अपनी सेकंड टर्म एज्यूम की थी तो उस वक्त ने किया था अमेरिका का, तो उस विजिट में बहुत से मुआहदात जो उनसे उनके आपस में जो अंडरस्टैंडिंग है एग्रीमेंट साइन हुए थे जो खासे अहम भी हैं। तो वो देखें उसमें तो हमें बिल्कुल उसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि वो एक जो स्ट्रेटेजिक उनका आपस में है ताल्लुक वो तो रहेगा। उसमें जो लॉन्ग टर्म उनके ताल्लुकात हैं अमेरिका के और इंडिया के, उनमें कोई बहुत बड़ी रुकावट नहीं आ गई, क्योंकि वो जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी है चाइना के अगेंस्ट अमेरिका की, उसमें इंडिया का एक बहुत अहम रोल वो समझते हैं और रहेगा भी। इसी तरह इक़्तिसादी तौर पर भी समझते हैं कि लॉन्ग टर्म में इंडिया क्योंकि ज़ाहिर इस वक्त भी दुनिया में चौथी बड़ी जो है इकॉनमी बन गए हैं और आगे कुछ सालों में तीसरी बड़ी इकॉनमी बन जाएंगे, तो जाहिर है कि वो चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते, तो अपनी जगह पे रहेगा। तो इसलिए लेकिन उसमें ये नहीं कि पाकिस्तान का कोई उसमें कोई हमारे लिए कोई रास्ता नहीं निकल सकता। हमारे जो अमेरिका के साथ ताल्लुकात हैं वो अपनी जगह पे उनकी अपनी अहमियत है, और इसमें अच्छी चीज़ ये है कि अमेरिका को इस चीज़ का एहसास पहले से ज़्यादा हुआ है कि वो जो इंडिया के साथ अपने जो ताल्लुकात हैं वो बढ़ाने में पाकिस्तान को इग्नोर नहीं कर सकते। तो देखिए मुल्कों के जो ताल्लुकात होते हैं जीरो सम गेम नहीं होती, उसमें आप जो है ना वो और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी नहीं होते कि अगर एक मुल्क के साथ ताल्लुकात है तो दूसरे के साथ अच्छे नहीं हो सकते। अब देखिए चाइना की जो ट्रेड है हमारे साथ चाइना की कितनी अहम पार्टनरशिप है, लेकिन उनकी इंडिया के साथ बहुत बड़ी ट्रेड है, $100 से ऊपर की ट्रेड है। इसी तरह अमेरिका जो है एक तरफ से चाइना को वो जो है ना हर तरीके से रोकने की कोशिश कर रहा है कि वो एक सुपर पावर ना बन जाए। बहुत ही स्ट्रांग कंपटीशन है, उनकी कंटेनमेंट हो रही है। दूसरी तरफ अमेरिका और चाइना की ट्रेड दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेड है और आपस में उनके बहुत ज्यादा जो इकोनॉमिक लिंकेजेस हैं। तो इसलिए हमें इस चीज से इस अभी जो ये है इससे तो नहीं घबराना चाहिए। हमारे लिए जो ज्यादा अहम चीज है वो ये है कि हमारी जो इकोनॉमिक लिंकेजेस हैं अमेरिका के साथ जी, वो हमें इस तरह की इंस्टीट्यूट करनी चाहिए जो सस्टेनेबल हो, जो वो ज्यादा अहम है। और इसी तरह जो हमारे जो इसमें डिस्कशन है इस वक्त दोनों मुल्कों का जो कि बहुत अच्छा है, लेकिन उसको इंस्टीट्यूशनलाइज करने की जरूरत है ताकि वो ये ना हो कि जिस तरफ अमेरिका में अगर एक प्रेसिडेंट चेंज होता है या प्रेसिडेंट का मूड चेंज होता है, सारे रिलेशन जो आपके रिलेशनशिप है उसके कॉन्टूर ही चेंज हो जाए, तो वो अहम है। और उसमें जरूरी है कि अभी जो एक अच्छा मौका हमें मिला है, एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी में समझता हूँ इस वक्त है पाकिस्तान के लिए, उसमें दो चीजें करें। तो इंस्टीट्यूशनलाइज करें अपने जो रिलेशन है अमेरिका के साथ, उनके इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म जो उनसे हैं वो बनाएं इस तरह के कि ताकि वो सस्टेन हो सके ये वाला इंटरेक्शन का जो लेवल है। और दूसरा ये कि इक़्तिसादी लिंकेजेस जो उनसे हैं वो अहम जो है वो इस वक्त इस्टेब्लिश करने की जरूरत है। खुसूसन जो अमेरिका से जो इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, बेशक वो क्रिटिकल मिनरल्स में है या बेशक एनर्जी के एरिया में है या बेशक कोई जो है ना IT के एरिया में है, तो वो सारी जो है ना वो जरूरत है कि उसको जो ख्वाहिशात हैं दोनों साइड पे उनको कन्वर्ट करें टेंजिबल आउटकम। नाज़रीन, यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। सर, अभी ये जो ड्रोन्स गिराने के हवाले से एक अफ़गानिस्तान का दावा था, अमरीकी ड्रोन्स के हवाले से जो बयानात हैं, फिर मुज़ाकरात के हवाले से भी एक उम्मीद तो पाकिस्तान ज़ाहिर कर रहा है कि बेहतर नतीजा उसका निकलेगा, लेकिन ये जो इल्ज़ामात हैं और ये जो इस तरह के बयानात हैं, आप समझते हैं कि ये फिर असरअंदाज भी हो सकते हैं उन मुज़ाकरात के ऊपर? देखिए पॉस्चरिंग जो उनकी है वो तो होती है जो है ना, और वो जो उनसे जाहिर है वो प्रेशर टैक्टिक्स होती हैं, लेकिन अब तो ये जो है जो 6 तारीख को जब मुज़ाकरात अब शुरू होंगे और उसमें कोई ज्यादा दिन भी नहीं है इस वक्त जी, और उसमें लेवल भी एक रेज होना है, तो उस वक्त अहम चीज ये कि उन मुज़ाकरात में वो क्या स्टैंड लेते हैं, क्योंकि लास्ट हमने देखा पहला दौर जो था वो पॉजिटिव था, लेकिन दूसरे दौर में बहुत सारे डेडलॉक्स थे
اور بار بار جو میڈیٹرز ہیں یا فیسیلیٹیٹرز ہیں ان کو انٹروین کرنا پڑا اور ان کو ریسکیو کرنا پڑا لٹرلی اس ڈائلاگ کو جو کہ بعد بریک ہو رہا تھا، بالکل ڈیڈ لاکس کا شکار ہو رہا. تو ابھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو مشترکہ اعلامیہ جاری ہوا ہے اس میں سے جس میں اصولی طور پہ یہ کہا گیا ہے کہ جس طرح کا میکنزم بنائیں گے جس میں ویریفائبل ایکشن جو ہے نا جو ایکشنز وہ ایک ویریفائبل میکنزم ہو ان ایکشنز کا جو کہ ان کو لینے ہیں اپنی طرف سے، یعنی کہ بیسیکلی دہشت گرد جو تنظیمیں ہیں ان کی سپورٹ سے جو ہاتھ کھینچنا ہے ان کو اور جو انفلٹریشن پاکستان میں بند کرنی ہے. تو اس سلسلے میں تو اس پہ اب جو نٹی گریٹی جب اس میں ڈسکس ہوگی پھر اس وقت پتہ چلے گا کہ ان کا سٹینڈ کیا پہلے سے بہتر ہوا ہے یا پہلے سے بھی زیادہ وہ ریجڈ ہو گیا ہے. تو وہ آئی تھنک اس میں یہ ابھی جو بیانات ہیں وہ بھی بیسیکلی یہ پریشر ٹیکٹکس ہیں صرف اس سینس میں کہ جو ہے نا تاکہ یہ نہ ہو کہ صرف پاکستان کی طرف سے ہی پریشر ہو کہ ابھی تک تو یہ بات ہے نا کہ در اندازی انہیں کی طرف سے ہو رہی ہے، ظاہر پاکستان کی طرف سے تو کوئی در اندازی نہیں ہو رہی ہے، کوئی بھی ایسی دہشت گردی یہاں سے تو نہیں ایمنیٹ کر رہی نا افغانستان کو. تو وہ ظاہر ہے جب ان کے ان آرگومنٹس کا جواب نہیں ہوتا ان کے پاس تو اس طرح کی باتیں کرتی. ان باتوں کو تو میرے خیال بہت زیادہ سیریسلی نہیں لیا جا سکتا. ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر یہ کوئی انڈیکیشن ہے کہ آگے وہ چیزیں وہ جو ہے نا کس قسم کے آگے مذاکرات میں کس قسم کا ایٹیٹیوڈ وہ جو ہے نا اپنائیں گے تو اس میں جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا کہ the proof of the pudding is in its eating. تو وہ پھر جب مذاکرات ہوں گے اور اس میں جب ان کی ایک واضح پوزیشن سامنے آئے گی اس وقت کہ کیا پہلے والی جو ہے فلیکسیبلٹی یہ جو استنبول کے مذاکرات میں تھی کیا وہی ہے یا اس سے بہتر ہوئے ہیں اس بار زیادہ جو ہے نا ایک پہلے سے زیادہ فورتھ کمنگ ہے وہ پھر ادھر ہی پتہ چلے گا. ناظرین یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. سر اسی کے ساتھ ساتھ جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا حال ہی میں ایک بیان جو جوہری تجربوں کے حوالے سے تھا، جو پاکستان کے حوالے سے انہوں نے ایٹمی تجربوں کے حوالے سے ایک بات کی تھی، اس کو آپ کس کانٹیکسٹ میں لیا جا سکتا ہے یا وہ کس حد تک ایک بیان اہم بھی سمجھا جا رہا ہے؟ دیکھیے جو نان پرولیفریشن ہے امریکہ کا جو ہے نا جو سی ٹی بی ٹی اور یہ سارے معاہدات ہیں اس پہ امریکہ کا ایک سٹانس ہے، ویسٹ کا ایک سٹانس ہے. ہمارا جو پوزیشن پاکستان کی اس پہ جو رہی ہے وہ تھوڑی سے مختلف رہی ہے اور ہمارا ایک پرنسپل سٹینڈ ہے اس پہ. ہم اور این پی ٹی کے ممبر بھی نہیں ہیں اس طرح سے، نہیں ہم نے سی ٹی بی ٹی کو سائن کیا. تو حالانکہ ویسٹ کی بہت کوشش تھی کہ پاکستان جو ہے نا وہ بہت عرصے تک سائن کرے کمپریہنسو ٹریٹی ہے جس کے تحت پھر آپ یہ نہیں کر سکتے. تو دیکھیں آپ ان کی ظاہر اپوزیشن اپنی ایکسپریس کرتے ہیں اس پہ، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر ایک ملک اپنی پوزیشن ایکسپریس کرتے ہیں تو ہم اس کے ریئیکشن میں اپنی پوزیشن چینج کر لیں. ہماری اپنی پوزیشن برقرار رہے گی. اچھا لیکن سر اوور آل آپ دیکھ رہے ہیں کہ بین الاقوامی سطح پر ابھی جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں، جو معاہدے ہو رہے ہیں، اس میں جو پاکستان کا نیریٹو ہے اب تو وہ پہلے سے زیادہ ایک انڈورسمنٹ جو ہے وہ بھی بین الاقوامی سطح پر پاکستان کو مل رہی ہے. جی بالکل، دیکھیں بالکل مل رہی ہے. بلکہ ابھی تو 2 دن پہلے ہی ہم نے ایک سیمینار کیا تھا جس میں خواجہ آصف صاحب بھی تھے اور جو ہے نا طاہر صاحب بھی تھے اور قرم دستگیر، بہت سارے اس میں دانشور بھی تھے. اس میں موضوع بحث ہی تھا کہ کیا جو ہے نا اس وقت ایک طرف یہ بہت ساری جو اپرچونیٹیز ہیں تو دوسری طرف چیلنجز کیا ہیں. تو بالکل دونوں چیزیں ہیں، اس وقت اپرچونیٹیز بھی ہیں اور چیلنجز بھی ہیں اپنی جگہ پہ. ٹھیک ہے، عام چیز یہ کہ پاکستان اس سے کیسے نیویگیٹ کرتا ہے، کیسے کرتا ہے. ٹھیک ہے جوہر سلیم صاحب، بہت شکریہ سر وقت نکالا. ناظرین جوہر سلیم صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.